दिल्ली से वो बिल लोकसभा में पास हो गया है। बता दें कि वोटिंग के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया, जबकि वोटिंग के दौरान स्पीकर ओम बिरला बोल रहे थे। तब आम आदमी पार्टी सांसद सुशील कुमार रिंकू ने सत्ता पक्ष के सांसदों पर कागज फाड़कर फेंका। इसके लिए सुशील कुमार रिंकू को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के लोकसभा में एकमात्र सांसद थे। वहीं बिल पास होने के बाद लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक को विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। कुछ मान्य सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने अपने संशोधन दिए, परंतु वे सभी इस समय सभा में उपस्थित नहीं है। अगर सभा की सहमति हो तो मैं सभी खंडों को सभा में निर्णय के रख लूं। प्रश्न है कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत, विधेयक पारित हुआ। आप इनके सदस्यों के संबंध में प्रस्ताव रख रहे थे ना? रूल 374 में मैं ये रेजोल्यूशन मूव करता हूं कि सुशील कुमार रिंकू जो दुर्व्यवहार किया है वेल में आके कागज फाड़ के फेंका है आसन के ऊपर उनको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन के लिए विलंबित किया जाए। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री सुशील कुमार रिंकू मान्य सदस्य को सदन के इस सत्र तक लिए बचे सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। सोनीपत की निहारिका गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने में जुटी हैं। छोटी सी उम्र से ही बड़े कारनामे पर निहारिका को राष्ट्रपति से राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार मिला है। निहारिका के हौसले और जज्बे को न्यूज़ 18 सलाम करता है। सुश्री निहारिका एनएसएस स्वयंसेवक हिंदू गर्ल्स कॉलेज काठमंडी सोनीपत हरियाणा। सोनीपत की एक युवा लड़की निहारिका ने साबित किया कि दूसरों की भलाई के लिए जीने से बड़ा कोई गुण नहीं है। आज निहारिका एक घरेलू नाम बन गई है और पूरी तरह से समाज में योगदान देने वाली पहल का नेतृत्व कर रही है। शिक्षित होना सशक्तिकरण का प्रतीक है, क्योंकि इससे जिंदगी में बहुत से रास्ते खुलते हैं। शिक्षा जीवन को पुनर्गठित करने का एक मौका है और निहारिका ने ठीक यही किया। छोटी उम्र में निहारिका ने देखा कि उसके यहाँ काम करने वाली महिला का बच्चा स्कूल नहीं गया और इस बात से वो हैरान रह गई। निहारिका ने खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया और यहाँ से शुरू हुई निहारिका की निस्वार्थ सेवा। जुनूनी निहारिका ने इसे अपने ऊपर ले लिया और पड़ोस के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी तरफ से मेहनत करूं, क्या पता उन्हें हो। तो फिर ऐसे मैंने ज्यादा लोग से ना जुड़ के एक दो जगह जुड़ कर अपने बच्चे, ज्यादा बच्चे ना करके अपने घर पे 5-10 जो काम वाली के बच्चे हो गए या जो भी नीडेड पर्संस है। निहारिका के निस्वार्थ भाव के इस नेक काम ने उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 दिलाया। सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय काम करने के लिए निहारिका को रजत पदक और प्रशस्ति पत्र से भी पुरस्कृत किया गया।
एनएसएस में आप अपनी बेटियों को जरूर डालें, उसमें आपका इतना ज्यादा भी नहीं आपको लगेगा कि मेरी बेटी बाहर जा रही है, वो कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो आगे समाज से लड़ पाएगी अपने लिए। निहारिका उभरते भारत की शक्ति का प्रतिबिंब है। हम न्यूज 18 नेटवर्क पर निहारिका जैसी भारत की महिलाओं को सलाम करते हैं, जो मैं कर सकती हूँ में विश्वास रखती हैं। दिल्ली सेवा बिल पास होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला था। अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई मामला नहीं है। दिल्ली में जो मामला है वो ये है कि इसके बहाने विजिलेंस विभाग को अपने अधीन लेना है ताकि उनके भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया जा सके। साथ ही कहा कि जो भी पार्टियां इस समय दिल्ली सरकार के साथ खड़ी हैं वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। 1993 से व्यवस्था चली आ रही थी। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था, मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि किसी की मंशा अधिकार हथियाने की नहीं थी, सेवा करने की। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया और बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 1915 में स्थिति बदली और यहां 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी, प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। दिल्ली सरकार के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को प्रच्छन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पास हो गया है। इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि हर बार बीजेपी ने वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और 2014 में पीएम मोदी ने खुद कहा कि प्रधानमंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वालों के पीठ में छुरा घोंप दिया। आगे से इनकी किसी बात पर विश्वास मत करना। इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुक्रवार को शुरू करेगी। एएसआई ने सर्वे कराने के लिए जिला प्रशासन से सहयोग मांगा है, जो उसे उपलब्ध कराया जाएगा। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ज्ञानवापी मामले में अब तीसरा पक्ष भी सामने आया है। बौद्ध धर्म गुरु ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की और कहा कि ज्ञानवापी न तो मस्जिद है और न ही मंदिर, बल्कि वो एक बौद्ध मठ है। देखिए रिपोर्ट। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को ये कहते हुए इजाजत दी है कि इससे किसी को नुकसान नहीं। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को रोकने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जिला जज के आदेश को बरकरार रखा। साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया। अब ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से एएसआई का सर्वे होगा। देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि ऐसा ही क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो।
उधर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी के सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोर्ट के फैसले का जवाब कोर्ट के फैसले से दिया जाएगा। तो इस कोर्ट का फैसला होगा तो कोर्ट के फैसले का जवाब कोर्ट के फैसले से दिया जाएगा। आपको लगता है फिर से हायर कोर्ट में अपील करने की जरूरत है मुस्लिम पक्ष? तो मुस्लिम पक्ष अब बाद में ही तो तय करेंगे। अभी तो इनका ही फैसला भी एक जगह नहीं टिक पा रहा। पहले इजाज़त मना कर दिया, अब कह रहे हैं कि फिर करेंगे, तो अभी इनका क्या, इसमें क्या जवाब दिया जा सके। ज्ञानवापी मामले में तीसरा पक्ष भी सामने आ गया है। एक बौद्ध धर्म गुरु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी न तो सिर्फ मस्जिद है और न ही मंदिर, बल्कि वो एक बौद्ध मठ है। उन्होंने रिट याचिका में बौद्ध मठ को लेकर सर्वे कराए जाने की मांग की है। बौद्ध धर्मगुरु सुमित रतन भंते की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया कि देश में तमाम ऐसे मंदिर हैं जो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। राजा शशांक के द्वारा, जो शैवमत का राजा था, बंगाल का राजा था, उसके द्वारा ज्ञानवापी के बौद्ध मठ को तोड़ा गया और तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाया और बाद में उस मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई इस्लाम के लोगों ने। तो मेरा ये मानना है कि जब एविडेंस मेरे पास है, वो बौद्ध मठ था पहले, उसकी और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सिटी नेटवर्क संभावनाएं हैं। न्यूज 18 से बातचीत में सीएम ने बताया कि उन्होंने हिमाचल दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को तमाम हालातों से अवगत करवाया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान अधिकारियों के मौजूद नहीं रहने पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के दौरे में सचिव पीडब्ल्यूडी और ईएनसी पीडब्ल्यूडी मौके पर उपस्थित नहीं थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नितिन गडकरी के दौरे को लेकर जारी किए गए प्रेस रिलीज पर बीजेपी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस रिलीज में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाद नेता प्रतिपक्ष का नाम लिखा गया है और उनकी मात्र उपस्थिति दर्शाई गई है, जो गलत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने दिल्ली में कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रदेश में प्राकृतिक आपदा और उससे हुए नुकसान की जानकारी दी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक मांग पत्र केंद्रीय मंत्री को सौंपा। मंडी जिला के डीआरडीए सभागार में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री विक्रमादित्य के सामने बल विधानसभा के दो नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई। शिमला में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वो ये मानते हैं कि अवैध खनन कुछ हद तक इस आपदा के लिए जिम्मेदार है और जल्द ही कैबिनेट में नदियों के किनारे 100 मीटर तक निर्माण कार्य रोकने को लेकर फैसला होगा। मंडी में विक्रमादित्य सिंह ने पलटू राम के बयान पर जयराम ठाकुर पर पलटवार किया। विक्रमादित्य सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि हु इज पलटू राम ऑफ हिमाचल प्रदेश, गूगल सर्च करने पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम आता है। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग 3 से 5 नवंबर तक बीड़ बिलिंग में 3 दिवसीय डिजिटली इंटीग्रेटेड इको फ्रेंडली 9 अगस्त से बीजेपी शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस तक मेरी माटी मेरा देश अभियान पार्टी चलाने जा रही है। अभियान के तहत शहीद वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, स्वयंसेवकों, स्वयंसेवी संगठनों, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी ने 9 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश अभियान की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं और शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी से एक अमृत वाटिका तैयार करने का कार्यक्रम है।
संसद का मानसून सत्र इस बार बेहद हंगामेदार हो रहा है। संसद में गतिरोध को खत्म करने के लिए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी मिले हैं। इस मुलाकात में राज्यसभा के गतिरोध पर चर्चा हुई, जिस पर विपक्ष का कहना है कि गतिरोध सुलझाने के लिए नियम 267 के तहत चर्चा की मांग छोड़ने को तैयार है। किसी अन्य नियम के तहत भी चर्चा हो सकती है, लेकिन पीएम को मणिपुर पर बयान देना होगा। साथ ही विपक्ष का कहना है कि मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए समय और बढ़ाया जाए। मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना। अब की बार भारत की राजनीति में भी एंट्री हो गई है। दरअसल सीमा हैदर को एनडीए की सहयोगी और केंद्र मंत्री रामदास अठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है और सीमा हैदर ने भी आरपीआई के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। वहीं सीमा हैदर ने भी आरपीआई के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। पार्टी के पदाधिकारियों का दावा है कि सीमा को पार्टी महिला विंग के अध्यक्ष बनाया जाएगा। साथ ही उनके बोलने की शैली को देखते हुए पार्टी प्रवक्ता भी बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से नेटवर्क 18 के मैनेजिंग एडिटर आनंद नरसिम्हन ने खास बातचीत की है। इस खास बातचीत में धारा 370 समेत कई मुद्दों पर एलजी ने अपनी राय रखी। देखिए। नमस्ते, जय हिंद, and somehow it is, call it a quirk of fate, destiny, or somewhere intended, that every 4 or 5 months, or at least once in 6 months, I have the opportunity to sit in front of the Honorable LG of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha ji, and he very kindly gives us the time. And this time when we are speaking with him, it is on the cusp of a landmark occasion. 4 years of the abrogation of Article 370. मनोज सिन्हा जी नमस्ते। नमस्ते। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय आपने दिया। 4 साल गुजर गए, आपको लगा कि 4 साल गुजर गए, या आप जब व्हेन यू लुक बैक, पहला मैं वहीं से शुरू करता हूँ। नहीं, मुझे 7 अगस्त को 3 साल हो जाएंगे जी। और जिस ऐतिहासिक घड़ी की बात कर रहे हैं वो 4 साल पूरे हो जाएंगे। 3 साल गुजर गया, मैं भी इसे देख रहा हूं, लेकिन कैसे गुजरा इसका मूल्यांकन मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग बेहतर ढंग से करेंगे। मैं पलट के देखा तो मुझे 2-3 बातें दिखाई पड़ती है, उसको मैं जरूर जिक्र करूंगा। उसका एक तो ये जो स्ट्रीट वायलेंस था वो समाप्त हो गया जी। बड़ी उपलब्धि में मानता हूं इसे। आम आदमी अपनी मर्जी से जी सकता है। लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर के लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, अधिसंख्य लोग जी। बदनकाल जो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान या कुछ इनके चट्टे बट्टे 150 दिन 200 दिन बंद के हुआ करते थे, वो समाप्त हो गया। अब स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, ये सब चल रहा है। और मुझे लगता है कि सूर्यास्त हो उसके पहले ही घर चला जाए। अब आइसक्रीम खाते हुए बच्चे, पोलो व्यू मार्केट में सामान खरीदते हुए नौजवान, झेलम के किनारे गिटार बजाते हुए बच्चे आपको देर रात तक दिखते हैं। ये बड़ा बदलाव है पिछले 4 सालों का। जो दूसरी बात मैं उसमें कहना चाहता हूं कि सामान्य रूप से इसके कारण सबसे ज्यादा तकलीफ गरीब आदमी को थी जी। जो धनाढ्य लोग हैं या मैं कहूँ रसूखदार लोग हैं, वो तो उस जमाने में भी लोगों को मैनेज करके अपना काम कर देते हैं। लेकिन परेशानी थी टैक्सी वाले को, ऑटो रिक्शा वाले को, शिकारा वाले को, हाउस बोट वाले को, खोमचा वाले को, रेहड़ी वाले को,
छोटे होटल वाले को, रेस्टोरेंट वाले को। अब अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट जो आया पिछले 2 सालों में जी, तो इनको लग रहा है कि नहीं अब रियल जम्मू कश्मीर यही है। और 5 अगस्त 2019 के बाद ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक दूसरा पक्ष भी उसका आप देख सकते हैं। सामान्य रूप से हमारे देश में क्या माना जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जाएगा नहीं जाएगा, बंद कॉल हो तब तो उसे अच्छा माना है। तो डेवलपमेंट वर्क भी सफर करता था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। मुझे लगता है कि 4 वर्षों में ऐसा बदलाव हुआ है कि जहां 9,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे वहां 90,000 पूरे हो रहे हैं। रफ्तार हमारी 10 गुनी बढ़ गई। काफ़ी चीज़ों का उल्लेख अभी बाकी है। कुछ जो मेन पॉइंट्स आपने कहे बहुत इंपॉर्टेंट कहे, जैसा आपने कहा बदलाव हुआ है, लोगों को चेंज हुआ है। कुछ चीज़ हमने ये भी देखा कि 35 साल बाद लाल चौक से ताज़िया निकला, अभी हाल फिलहाल आप भी उसमें शरीक हुए थे। तो इसको आप अचीवमेंट मानेंगे या फिर इसे अपीजमेंट कहेंगे? नहीं, एक कोशिश हम सबकी है कि जम्मू कश्मीर में जिस भी समूह या जिस भी विश्वास के लोग रहते हैं उनकी भावनाओं का, धार्मिक भावनाओं का भी आदर हो। 34 साल से ज़्यादा हो गया था, एक बड़ी आबादी सिया भाइयों यहाँ है और किन्हीं कारणों से 8वें दिन का जुलूस और 10वें दिन का जुलूस उनका प्रतिबंधित हो गया था 90 से। पिछले साल मैं असेस कर रहा था, मैंने बताया कि तीसरा साल है जी, तो आते ही तो मैं कोई फैसला नहीं ले सकता था। पिछले साल मैंने असेस किया, मुझे लगा कि नहीं इनकी बात वाजिब है, मैंने समझने की कोशिश की और इस बार हमने फैसला किया प्रशासन के अपने साथियों के साथ और उन रिलीजियस लीडर से भी मैं लगातार संपर्क में था, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम ने इसमें सहयोग किया और मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा संदेश गया है। और केवल मुहर्रम नहीं, मैंने जब ईद मनाई जा रही थी तब भी मैं हजरत बजा करके यहाँ के इंतजामात देख रहा था। श्री अमरनाथ जी की यात्रा है तो यात्रा भी अच्छे ढंग से हो, इसके लिए बेस कैंप से लेकर के और हर प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बाबा के भक्त अभी तक दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है और जो फीडबैक भक्त दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छा दे रहे हैं। 95-96% से ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी यात्रा की सुविधाओं को लेकर के उनका फीडबैक है। तो हर तरह के आयोजनों में प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि चाहे वो मचैल माता यात्रा हो रही हो, चाहे बूढ़ा अमरनाथ यात्रा हो रही हो, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो, किसी भी धर्म का आयोजन है, चाहे सिखों का त्यौहार है, उसमें भी मैं गया था। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे देश की और खासतौर से जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है और इस खूबसूरती को हमें बनाए रखना है। यही भाईचारा मुझे लगता है कि कहीं मिसिंग था जो अब कायम हो रहा है। पर मैं बस ये जानना चाहूँगा, काफ़ी लैंडमार्क वो विजुअल्स थे क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि ये होगा और कहीं कहीं एक धारणा थी कि मोदी जी की सरकार है, बीजेपी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इसको एंकरेज नहीं करेंगे। पर जब आप उनके साथ गए और मुझे पता लगा कि 6 से 8 2 घंटे का आपने टाइम दिया था लेकिन वो 6 घंटे तक खिंच गया था, 12 बजे तक आपने उनको परमिशन दी। आपको कैसा लगा? क्या वहाँ पर आपको क्या फीडबैक, कैसा लगा लोगों के बीच वहाँ उस भीड़ में जा कर के और उनके साथ? मुझे बहुत अच्छा लगा और भीड़ में लोग, एक तो वो समय ऐसा होता है कि बड़े ही गमगीन होते हैं वो जी, बावजूद इसके मैंने कई लोगों को पानी भी पिलाया, फ्रूट जूस भी पिलाया, तो उनके चेहरे के भाव से मैं समझ सकता हूं कि आत्मिक संतोष का भाव उस पूरी भीड़ में था। नहीं तो लाखों की भीड़ में कल्पना करिए कि पहुंचना और एकदम पूरी तरह से शांतिपूर्वक सब कुछ हो, तो ये तो देश और दुनिया को संदेश देता है कि नहीं, यहाँ चीजें पूरी तरह बदल गई हैं, काफ़ी कुछ बदल गया है। 4 साल एब्रोगेशन के हो गए हैं, 3 साल आपके कार्यकाल के हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के आप चुनाव के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है कि सीधा सवाल थोड़ा मुझे जी, यहाँ
चुनाव जरूर होंगे। गृह मंत्री जी ने देश की संसद को और संसद के माध्यम से देश और जम्मू कश्मीर को यह भरोसा दिया था और बहुत स्पष्टता के साथ कहा था, डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। आपको मालूम है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 7 असेंबली की सीटें बढ़ी थी। उनकी बाउंड्री क्या होगी, बिना इसके तो चुनाव नहीं हो सकता था। डिलिमिटेशन कमीशन ने बहुत शिद्दत के साथ, कई बार उनका दौरा हुआ, डिफरेंट स्टेक होल्डर से मिले वो, और उस काम को उन्होंने पूरा कर दिया। अब जो इलेक्टोरल रोल था वो पुराना था। बीच में पिछले 3-4 सालों में जो नौजवान मतदाता बने, बिना उनको मतदाता सूची में शामिल किए हुए तो चुनाव नहीं हो, उस काम को भी अब खत्म कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनको कॉल लेना है कि कब चुनाव कराएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जब भी चुनाव आयोग कहेगा हम चुनाव जरूर करेंगे। तो आप तैयार हैं चुनाव के लिए, चाहे वो लोकसभा 2024 से पहले भी अगर इसका डिसीजन होता है? मैंने कहा कि ये कॉल इलेक्शन कमीशन को लेना है। जब भारत का निर्वाचन आयोग कहेगा चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं। और अभी यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज की मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम हमने शुरू करा दिया है और हम कोशिश करेंगे कि इनके चुनाव भी हो। पर इसमें भी एक कंसर्न ये है एलजी साहब कि बहुत सारे जो एक्स मिलिटेंट्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं, वो शायद अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जुड़ने की कोशिश करें, इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए घुस के फिर से नैरेटिव घुमाने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान की कवायद है, यहाँ पर कोशिश है कि सॉफ्ट सेपरेटिज्म को फिर से जगह देने की कोशिश करें। ये कंसर्न है आपके लिए, आपको लगता है? ये कोशिशें हर प्रकार से होती रही हैं, आगे भी होंगी। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की चुनौती आएगी उस चुनौती को कैसे निपटा जाएगा उसका तरीका बनाया जाएगा। लेकिन अब भारत के संविधान में अगर किसी को अधिकार मिला हुआ है तो उस अधिकार को तो हम नहीं छीन सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ की आवाम भी ऐसे चेहरों को पहचान चुकी है, उसको वास्तव में अब लग रहा है कि विकास तभी होगा जब शांति रहेगी। और मैं बार बार एक बात कहता था कि अगर पीस नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और मैं मानता हूं कि अब यहाँ के लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि डेवलपमेंट तभी होगा जब पीस रहेगी। ऐसी चुनौती आएगी तो देखा जाएगा। जनता को मैं समझता हूं कि जनता भी बहुत सारी चीजों को समझती है और भारत का मतदाता भले उतना पढ़ा लिखा नहीं रहा है, लेकिन जब भी लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी आई है तो उसने फैसला बहुत ही माकूल किया है। यहाँ के लोग भी वैसा ही फैसला करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव के माहौल को लेकर के फिर से स्टोन पेल्टिंग, हड़ताल, इसको वापस हवा देने की कोशिश, वो आप निश्चिंत रहिए, वो कोई हवा दे ये संभव नहीं है। यहाँ ये नहीं होने दी जाएगी। एक और विषय ये है कि आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास जितने लोग बैठे हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका देश के प्रति रुझान कम और अलगाव के प्रति रुझान ज़्यादा है या दुश्मन के प्रति रुझान ज़्यादा है। ऐसे लोगों को क्या आपने सिस्टम से क्लीन अप करने की कोशिश की है? क्या इसकी वजह से आपको तकलीफ़ें झेलनी पड़ी? देखिए, एक मिली लीगेसी में मिली हुई व्यवस्था हमको मिली है, उस व्यवस्था में बेहतर काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। विरासत में मिली चीज़ों को कैसे ठीक करना है, इसी के कारण 50 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। मुझे लगता है कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। एक फाइन लाइन है, फाइन लाइन के अंदर जो है वो तो ठीक है, उसके बाहर कोई हो उसके साथ मैं नहीं समझता हूँ कि समझौता किया जा सकता है। और ये 4 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ जम्मू कश्मीर पहुँचा है, अब ये पीछे जाए ये तो संभव नहीं है। इसलिए अगर अवरोध आएंगे अंदर
भी अगर कुछ लोग हैं जो इसमें दिक्कत पैदा करेंगे तो कानून और संविधान जो इजाजत देगा उसके अनुसार उनके साथ भी व्यवहार किया जाएगा। देखिए, एक किस्सा मुझे हाल फिलहाल में जो बहुत बड़ा किस्सा था, 2009 का जो एक इंसिडेंट था जिसमें 2 डॉक्टर्स को फिर सैक किया गया था उनके इन्वॉल्वमेंट के लिए। मुझे याद है वो नैरेटिव कहाँ से कहाँ गया था। 6 महीने तक यहाँ पर त्राहिमाम हुआ था, करोड़ों हजारों करोड़ का नुकसान हुआ था। कहीं ना कहीं इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है क्या? देखिए, उस पूरी घटना को आप जानते हैं, 2 लड़कियां यहाँ बरामद हुई थी, उनकी डेड बॉडी, और उस समय एक फॉल्स नैरेटिव चलाया गया कि इनके साथ रेप हुआ है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी वो भी फर्जी लगाई गई, पूरी वैली जल गई थी, बहुत दिन तक बंद रहा, अनेकों लोग घायल हुए, अनेक लोगों की जान गई, प्रॉपर्टी का नुकसान अलग हुआ। पूरे देश में इसकी चर्चा रही। बाद में सीबीआई ने जांच किया इसकी और दोबारा एम्स की एक्सपर्ट टीम ने पोस्टमार्टम किया तो ये पूरे तथ्य गलत पाए गए, ये फैब्रिकेटेड थे, रेप हुआ ही नहीं था। और उसमें कुछ वकील और 6 डॉक्टर इन्वॉल्व थे। उस कानूनी प्रक्रिया को बहुत नजदीक से हम लोग वॉच कर रहे हैं। 3 डॉक्टर रिटायर हो गए, 1 डॉक्टर विदेश चले गए, 2 थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और अभी इसमें सीआरपीसी और आईपीसी में कार्रवाई नहीं हुई है। अभी इसमें ऐसे लोगों को डॉक्टर बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं, उनकी डिग्री वापस लेनी चाहिए। तो ये जो कार्रवाई है अभी इसमें बाकी है और इसमें ये कार्रवाई भी आगे हो, इसको सुनिश्चित कराया जाएगा। और ये ऐसे नहीं, ऐसे अनेक कई मामले हैं जो जांच के जद में है और जैसे जैसे सबूत और पुख्ता तथ्य उस मामले में आते जाएंगे कार्रवाई होगी। क्योंकि एक क्रिटिसिज्म जो आता है वो ये है कि अगर दोष पॉलिटिकल लीडरशिप को दिया गया, जिस तरीके का यहाँ पर पहले पॉलिटिकल लीडरशिप था या जिस तरीके के पेट्रनेज दी गई पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा, और ऐसे इंस्टेंसेस के सूत्र और तथ्य जाकर अगर लीडरशिप से जुड़ते तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं की। बात मैं बताता हूँ कि जांच की जद में जो आएगा, जांच जहां तक पहुंचेगी, कानून की कार्रवाई वहीं तक होगी।